बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है काई स्केल टेस्ट। काई स्केल टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसको रिसर्च मेथड्स में यूज किया जाता है। काई स्केल टेस्ट के जरिए डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि डाटा को टेस्ट किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है कि जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया हुआ है क्या ये सैंपल उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, डाटा सही है या नहीं सही है, उसको कंपेयर किया जाता है। कौन से डाटा को कंपेयर किया जाता है? यहाँ हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, एक ऑब्जर्व डाटा होता है या ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं और दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड डाटा होता है। ऑब्जर्व डाटा वो होता है जो हमें गिवन होता है, क्वेश्चन में ये डाटा दिया जाता है और इसी डाटा को यूज करके हमने एक्सपेक्टेड डाटा को निकालना होता है। जैसे हमारे पास दो कॉलम हैं, ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये होगा ऑब्जर्व डाटा और इस डाटा को यूज करके हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज या एक्सपेक्टेड डाटा को निकालना है। अच्छा, हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि काई स्केल टेस्ट को क्यों यूज किया जाता है। मैं आपको इसके बेसिक 3 यूजेस बताऊंगा। पहला है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। फर्ज करते हैं कि आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स 75% आएंगे। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि मेरे मार्क्स 80% हैं या फिर 70% हैं। वो जो डिफरेंस हुआ 5 नंबर का, 70% आए या फिर 80% आए, जो भी आए उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को जानने के लिए काई स्केल टेस्ट यूज किया जाता है। और इसका दूसरा जो बड़ा इस्तेमाल है वो है नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहते हो कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए भी काई स्केल टेस्ट यूज किया जाता है। ये इसका दूसरा बड़ा इस्तेमाल है। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है टेस्ट इंडिपेंडेंस। ये चीज जानने के लिए कि डाटा इंडिपेंडेंट है या इस पर कोई बैरूनी चीज, कोई एक्सटर्नल चीज इस पर असरअंदाज तो नहीं हो रही। बाज फैक्टर्स का तो हमें मालूम होता है, इसके अलावा बाज एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वो जानने के लिए कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इस डाटा पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए भी काई स्केल टेस्ट को यूज किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। काई स्केल का जो फॉर्मूला है, x इसकी सिंबल है, इस तरह की इसकी सिंबल है जिसको x स्केल पढ़ा जाता है। x स्केल इज इक्वल टू समेशन इनटू o माइनस e होल स्केल डिवाइडेड बाय e। ये फॉर्मूला मैंने यहां भी लिखा हुआ है। O मीन ऑब्जर्व वैल्यू और E मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्केल डिवाइड बाय E। हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज होंगी तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास काई स्केल का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे यहाँ हमने नल हाइपोथेसिस यूज करना है या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस यूज करना है। ये हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास काई स्केल का रिजल्ट आ जाए। अभी हमारे पास काई स्केल का रिजल्ट नहीं है, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस फार्मूले की सिर्फ एक ही चीज है, वो है ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू अक्सर दी जाती हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होती हैं। ये जो टेबल है ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। ये ऑब्जर्व वैल्यू है, यहाँ मेल है, मेल 10 मेल एग्री हुए हैं और इसी तरह 13 जो डिसीजन नहीं कर सके, अनडिसीजन, और 11 डिसएग्री। 11 ने डिसएग्री किया है, 10 ने एग्री किया और 13 ने कोई फैसला नहीं किया। मेल टोटल हो गए 34। इसी तरह फीमेल हैं हमारे पास, जिन्होंने एग्री किया वो 15, जो डिसीजन नहीं कर सके वो 12 और इसी तरह जिन्होंने डिसएग्री किया वो 14 और टोटल फीमेल हमारे पास 41 हैं। ये इसी तरह मेल और फीमेल जिन लोगों ने एग्री किया, ये दो जिन लोगों ने एग्री किया, ये टोटल मिला के ये 25 हैं। इसी तरह मेल और फीमेल जो फैसला नहीं कर सके 13 और 12 यानी 25 हो गए। इसी तरह मेल और फीमेल जिन लोगों ने डिसएग्री किया 11, 12 और 14, ये टोटल 25 हैं और इसका ग्रैंड टोटल 34 प्लस 41 इज इक्वल टू 75। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं जिसको ऑब्जर्व वैल्यूज कहा जाता है। और इसी टेबल को इस्तेमाल करके हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज, हमने एक्सपेक्टेड डाटा को निकालना है। उसके लिए भी एक कॉलम हमारे पास इसी तरह का कॉलम होगा, यही चीजें होंगी और इसी को लेके हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेंगी? एक्सपेक्टेड वैल्यूज का हमारे पास फार्मूला है रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रो टोटल क्या है? ये हमारे पास रो जा रही है, मे की रो जा रही है, ये टोटल कितने हैं 34। इसी तरह अगर इस कॉलम का टोटल किया जाए तो ये टोटल है 25 और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी हुई मेल की और फीमेल की, वो हो गया हमारे पास 75। हम इन्हीं चीजों को लेके हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे। हमने ये जगह फिल करनी है, इसके लिए 10 है
तो 10 की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 के सामने ये पूरी रो है, 10 के सामने हम जाएंगे लास्ट टोटल पे, 34 है हमारे पास। ये कैसे आएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया, उसके बाद जो कॉलम टोटल है वो है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 25, यानी ये हमारे पास रो टोटल हो गया मल्टीप्लाई बाई 25 हो गया और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई 75। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11.33। इस 11.33 को हम यहां लिख देंगे 11.33 और इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जाएंगे। 13 की जगह हम क्या लिखें, यहां 13 की जगह भी हम इसी रो टोटल को जाएंगे। ये रो टोटल कितना है हमारे पास है, रो टोटल वही चीज है 34 है और इस कॉलम का टोटल भी 25 है, तो ये वही चीज आ रही है, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल और ऑब्जर्वेशन जो टोटल है वो 75 है। इसका मतलब ये है कि यहां भी यही नंबर्स आ रहे हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम नंबर आएगा 11.33 और नेक्स्ट जब हम इसकी जगह फिल करेंगे तो ये इस रो टोटल का क्या हो गया, ये भी 34 मल्टीप्लाई बाई 25 है और नंबर ऑफ जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो भी 75 है। इसका मतलब है यहाँ भी सेम चीज है, तो यहाँ भी क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो ये 11.33 आएगा। ये पहली रो हमारे पास फिल हो गई। अब हम नीचे वाली रो पे चलते हैं। नीचे वाली रो ये वाली रो है, तो इस रो का टोटल 15, यदि 15 के आगे टोटल नंबर पे जाएंगे, ये क्या आ गया हमारे पास 41 मल्टीप्लाई बाई इस 15 के नीचे जो टोटल है वो है हमारे पास 25, ये 41 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास क्या आ गई 75। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13.67। 13.67 को हमने यहां लिख दिया 67 और नेक्स्ट यहां जाएंगे, यहां हमारे पास 12 है, 12 के सामने टोटल 41 है और नीचे 25 है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। रो टोटल 41 मल्टीप्लाई बाई 25 और ये भी बिल्कुल सेम वही चीज है, इसका आंसर भी यही आएगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 13.67 और नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा 13.67। ये हमारे पास है जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं ये हमने निकाल दी है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी फाइंड हो गई, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला था उसका हमने ओ भी फाइंड, ओ भी हमारे पास गिवन है, ई भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ओ माइनस ई यानी इनका डिफरेंस चाहिए, फिर इसका होल स्क्वायर चाहिए, फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है। इस काम के लिए एक और टेबल ड्रा करना पड़ेगा, उस टेबल की मदद से हम इन चीजों को भी सॉल्व करेंगे। अब मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले लें और उसके बाद नेक्स्ट टेबल ड्रा करके मैं आपको आगे मजीद समझाता हूं। अच्छा, जो टेबल यहाँ लिखे हुए थे उनको मैंने साफ करने के बाद इधर लिख दिया था, जगह कम थी ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो उसका कॉलम यहाँ बन जाए। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू का कॉलम गिवन था वो ये है और इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कॉलम हमने जो टेबल हमने फाइंड किया वो टेबल ये हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह हमने नेक्स्ट ओ माइनस ई यानी ओ डिफरेंस और ई का डिफरेंस फाइंड करना है जो हमें इस फॉर्मूले में चाहिए वो फाइंड करना है। फिर इसी तरह हमने स्केयर फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने ई से डिवाइड करना है। ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ हमारे पास ऑब्जर्व जो वैल्यूज थी वो हमारे पास गिवन टेबल में मौजूद हैं 10, 13, 11, 10, 13, 11 और उसके बाद हमारे पास फीमेल की 15, 12, 14, 15, 12, 14 ये हमने इसी तरतीब से लिखनी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो भी उसी तरह हमने नोट किया है। मेल की पहले लिख दी है हमने 11.33, 11.33 और 11.33, फीमेल की 13.67, 13.67 ये इसी तरतीब से आ रही है। ये हमने इसी तरतीब से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को यहाँ नोट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालने के बाद हमने इस कॉलम में लिखना है। डिफरेंस क्या है, ओ माइनस ई यानी 10 माइनस 11 बड़ा नंबर है, आप पहले 10 को लिखेंगे, माइनस का बटन प्रेस करने के बाद ये वाला नंबर लिखेंगे तो आपके पास -1.33 आ जाएगा। इसी तरह ओ माइनस ई यानी ओ हमारे पास 13 है और ई हमारे पास 11.33 है। उसी तरतीब से पहले 13 लिखेंगे, फिर माइनस का बटन प्रेस करने के बाद ये वाला नंबर लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये इसी तरतीब से ये नंबर भी सॉल्व हो गए। आगे हमने क्या करना है, आगे ओ माइनस ई का स्क्वायर,
ओ माइनस ई हमारे पास ये फाइंड है 1.33, यानी -1.33। आप अगर कैलकुलेटर पे साइंटिफिक मोड पे उसको अप्लाई करें, लिखें 1.33 का स्केल ले लें तो आपके पास आ जाएगा इसका जवाब। अदरवाइज माइनस का नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। आप 1.33 करें तब भी जवाब वही आएगा। 1 का स्केल लिया और उसके बाद डिवाइड किसे करना है, हमें ई से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 10 वाली है। तो 10 वाली जो वैल्यू है हमारे पास 10, इसके साथ जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 13.33 है। तो 10 पॉइंट इसको हमने था 11.33 से डिवाइड किया। फिर इसी तरह हमारे पास है 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू ये है, इसके आगे ये वाली इसी के बराबर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो हमने था 1.67 का होल स्केयर किया और उसको डिवाइड किया 11.33 से। फिर इसी तरह यहाँ भी हमने इसको डिवाइड किया। यहाँ हमारे पास एक और चीज है 15 है। तो 15 चूंकि हमारे पास 15 फीमेल का नंबर है और जो 15 है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज 13.67 आ रही है। तो इसलिए इसको हम डिवाइड करेंगे 13.67 से। इसका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद आंसर का बटन प्रेस किया और उसके बाद डिवाइड किया 13.167 से, हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरतीब से ये सारे आंसर हमने निकाले। हमने यहाँ क्या किया, -1.33 का होल स्केयर किया, फिर उसको 11.33 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये वाला आंसर आया। ये आंसर कौन सा आंसर है, ओ माइनस ई होल स्केयर डिवाइड बाई ई। हमारे पास इस पूरी चीज का ये आंसर आ गया। अब ये पूरा ये यहां तक आ गया तो पीछे लिखा हुआ है समेशन। समेशन का मतलब है जमा करना। इन तमाम वैल्यूज को हमने जमा किया तो हमारे पास से आंसर आ गया 0.757, जो कि हमने जो चीज हमने फाइंड करनी थी काई स्केयर एक्स स्केयर, ये किसके बराबर था, एक्स स्केयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्केयर डिवाइड बाई ई। इसका हमारे पास जवाब क्या आ गया, 0.757। अब हमें देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या तरीका है, हम जाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज में। यहाँ कितने कॉलम हैं हमारे पास, ये जो इस तरह से ये कॉलम है 1 2 और 3, और रो कितनी है, रोज है हमारे पास 1 और 2, 2 रोज हैं और 2 और 3 कॉलम हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कॉलम -1 इंटू रो -1। तो ये क्या होगा, कॉलम हमारे पास 3 आ गए, 3 -1 इंटू रो हमारे पास 2 है, 2 -1 इज दिस इंप्लाइज दैट 3 में से 1 माइनस होगा तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1, दिस इंप्लाइज दैट 2। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गया 2। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 आ गया और इसके बाद हम चलेंगे सीधे टेबल की तरफ। टेबल को कैसे पढ़ते हैं, हमने डिग्री हमने देखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखना है कहाँ, 2 पे देखना कि 2 पे क्या होता है। अब हम आगे टेबल की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकाली वो निकाली हमने 2, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो होता है, कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो होता है 0.05। 0.05 यही कॉलम आप नीचे जाएं इसी कॉलम को लेके, और इसी तरह जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 2 है, 2 वाली रो लेके आप आगे जाएं और जहाँ जाके ये मैच करती हैं वो नंबर आ रहा है 5.99। ये हमारी टेबुलर वैल्यू आ गई। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है वो 0.05 है, कॉमनली यूज्ड 0.05 फ्राम काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमारी जो टेबुलर वैल्यू आई वो आई 5.99, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने फाइंड की थी, जो हमने काई-स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी, सॉरी, वो आई थी हमारे पास 0.757। सो टेबुलर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। जब टेबुलर वैल्यू ग्रेटर हो जाए, जो हमने अभी टेबल से देखी है वो वैल्यू बड़ी हो जाए काई स्क्वायर की वैल्यू से, तो इसका मतलब ये होता है कि नल्स हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। एंड इफ़ टेबुलर वैल्यू इज़ लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबुलर वैल्यू लेस हो जाए देन नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड। ये एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।